नमस्कार, सांझ समाचार डिजिटल के साथ मैं हूं आपका दोस्त टीएन मनीष। दरअसल समाज में कई व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के बाद संस्था के तौर पर बन जाते हैं, लेकिन उनकी खामोशी, उनका चुपचाप होने वाला काम आम समाज तक कुछ संकोची प्रवृत्ति के चलते और कुछ इसके चलते कि ठीक है, हो रहा है, चल रहा है। तो ऐसी ही शख्सियत ज्वाइंट डायरेक्टर जनसंपर्क मध्य प्रदेश से रिटायर्ड श्री सुभाष अरोरा साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बहुमुखी प्रतिभा अगर मैं कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम चाहेंगे कि एक ऐसी कविता जिसमें भाषा के शिल्प के साथ आपने अच्छी खासी छेड़छाड़ की है, वो हो जाए। हाल में मुफलसी मुस्तैद सौदागिरी, होंठ सर्द फितरत जर्द, क्या बात, रूह घायल वाह, जिस्म प्यासा, क्या बात, बेबस सुकून बहुत सुंदर, पक्का जनून, इश्क कुदरती बंध दुनियावी, इश्क कुदरती बंध दुनियावी, लड़े आर पार, क्या कहने, लड़े आर पार, लंघे दर दीवार, बहुत सुंदर, लंघे दर दीवार, कोशिश सही हृदय विशाल, बहुत बढ़िया, कोशिश सही हृदय विशाल, कर्म बेमिसाल, दुआ रब दी मचे धमाल, करे कमाल। ये तो भाग्य से ही मिलता है। जिसको ये अवसर मिल जाए वो तो ईश्वर की ही कृपा होती है। बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आपके पास बैठा हूँ। ये हमारे मित्र पांडे जी का चैनल है और उनकी समाज सेवा से इतने लोग प्रभावित हुए हैं, इतने लोग प्रभावित हुए, उनका जीवन बदला है। बिल्कुल, वो सब मैंने देखा, पढ़ा, और उनकी अभी एक ताज़ा किताब जिसका जल्दी विमोचन होने वाला है, वो तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस शहर में ऐसे बहुत सारे मित्रों की ज़रूरत है, तभी इस शहर में रचनात्मक बदलाव आएगा। दूसरा, हम जिस नगरी में बैठे हैं, ग्वालियर, आपने यहाँ के कण कण को अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जिस नजरिए से इतिहास को देखते हैं, जिस नजरिए से ऐतिहासिक इमारतों को देखते हैं, जिस नजरिए से यहाँ के भाषा शिल्प को देखते हैं, जिस नजरिए से संगीत को देखते हैं, किस तरह पाते हैं आप, कहाँ कमी रह गई, कितना पूरा कितना अधूरा ग्वालियर? नहीं, कमी तो नहीं कहना चाहिए, पर यह है कि संगीत भी, कला भी, मतलब एक पत्थर की बावड़ी पे चले जाइए आप, है ना। जैन सिद्ध मुनियों की जो कहना चाहिए, जो हमारे उनके तीर्थंकर हुए हैं 24, बिल्कुल, उनकी जो प्रतिमाएं हैं जो पत्थरों पे उकेरी गई हैं, वृहदाकार इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, तो उससे ये समझ में आता है कि ये जगह जो है दर्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि ये जो श्रवण संस्कृति है, जो भ्रमण से जब जिसमें हम जैन और बौद्ध को शामिल रखते हैं, तो ये अपने आप में मतलब उसको यहाँ काफ़ी पराश्रय मिला। जी, और यहाँ बहुत सारे लोगों ने तप किया, संन्यास का समय गुजारा, और जो कुछ समाज को दिया, जो समरसता दी समाज को, वो लाजवाब है। और फिर इसके साथ संगीत का जो संयोजन है, संगीत जैसा तो कला में कुछ है ही नहीं। आप ये सोचिए कि अगर कोई शिल्पी है, जी, मूर्तिकार है, या पुरातत्ववेदा है, तो वो सारे के सारे कोई ठोस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और संगीत को तो हम कलाओं में सबसे ऊपर रखते हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं आप सोचिए, वो अपने गले, मुंह से और शब्दों से वो माहौल क्रिएट करते हैं, वो सच्चाई आपके बीच में लाते हैं, आपकी अच्छाई को उबारते हैं और सुकून आपको देते हैं। और जो कहना चाहिए रूहानियत का एहसास कराता है संगीत, ये अद्भुत है अपने आप में। उसके बाद फिर बाकी कलाएं हैं। फिर इसके बाद हम कविता को स्थान देते हैं। जो कवि है वो फिर उसके बाद, संगीत के बाद हम कवि को मानते हैं, पर कवि की एक सीमा रहती है। बिल्कुल, वो जिस भाषा में बात करता है, उस भाषा को जानने वाले ही उसको वैसा का वैसा समझ सकते हैं जैसा वो कहना चाहता है। बिल्कुल।
तो ये बड़ा मतलब संगीत में तो स्वर साधना है और स्वर का जादू है, वो बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। अच्छा, एक बात ये है सर कि मैंने देखा कि आपने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मुझे लग रहा है कि एक नए अध्याय का आपने आगाज किया है अपनी जिंदगी में। कह सकते हैं एक्चुअली ये पूरा का पूरा ग्वालियर का प्रभाव है, जी। क्योंकि एक पत्थर की बावड़ी हो, किला हो हम्म। और आसपास की बहुत सारे पुरातत्व स्थल हैं जहाँ मैं आपके घूमा अंदर का फिरा। मूर्तिकार कब कब जागा पहली बार? बस जब मुझे लगा कि अब मेरी नौकरी हो गई है और अब मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अपने लिए करूं, जिसमें मेरा दिल लगे। तो हम्म। मैंने जाकर के राजा मानसिंह यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया बिल्कुल। और वहाँ पहले तो मैं पेंटिंग सीखने की कोशिश की मैंने, फिर मुझे लगा यार ये मेरे बस का नहीं है, मुझे तो 3D काम करना है। जी। तो फिर मैं 3D के लिए मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे मूर्ति कला में शिफ्ट कर दिया और फिर मैं मूर्ति कला में जो एकेडमिक गाइडेंस है उनकी, हम्म। उस पे चलता रहा। हालांकि मैंने थोड़ा सा उसे हटकर भी काम किया, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ जो सिखा रहे थे वो ज़्यादातर मिट्टी के शिल्प थे और फिर सांचा बनाना और फिर सांचे से काम करना, ऐसा कुछ था। तो वो पढ़ाई के तौर पर तो मैं वो करता रहा, वो किया मैंने, मेरे गुरु लोगों ने बहुत मुझे अच्छा सिखाया, पर मुझे पूरी आज़ादी भी दी और उस आज़ादी का मैंने लाभ लिया और फिर मैंने अपने रास्ते बदले, मीडियम बदले और कुछ काम किए। आपने स्टोन पर काफी हाँ, स्टोन पे भी हाथ किया, आजमाया है। फाइबर में भी किया और सीमेंट में भी काफ़ी काम किया, अच्छा, कंक्रीट में। आपकी आपकी कलाओं के अंदर एक मैंने देखा कि एक कवि झलकता है मुझे कहीं। हाँ, दरअसल बात ये कि कविता तो हर जगह बोलती है, बिल्कुल। क्योंकि कविता तो ऐसी चीज़ है, वो आपका एहसास कराती है और कम शब्दों में थोड़े से में वो सारा एहसास इतना गहरा हो जाता है। मैंने एक अभी यहाँ मूर्ति डिस्प्ले भी की थी, बेबी बूमर बनाई थी। जी। बेबी बूमर एक जनरेशन है पूरी की पूरी, जो देश की आज़ादी के बाद हुई और हम्म। हमारे प्रधानमंत्री भी बेबी बूमर हैं। जी। तो वो सारी उस कहना चाहिए उस जनरेशन को बहुत अवसर मिला, देश आज़ाद हुआ और सारी सरकार हिंदुस्तानी सरकार बनी हमारी, तो बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारे अवसर मिले। वो शिक्षा के लिए और नौकरियों के लिए और सेहत के लिए बहुत सारे रास्ते खुले। जी। तो पूरे देश में बदलाव की बयार शुरू हुई सन 50 से, मैं मानता हूँ उसको। बिल्कुल। हालांकि देश तो 47 में ही आज़ाद हो गया था, पर वो 2-3 साल जो है वो टीथिंग ट्रबल थी, हम्म। तो वो बहुत सारी थी और फिर पार्टीशन का भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा। तो वो सारा चीज़ें थी, उस सब से उबरने में देश को थोड़ा तो वक्त ये लगा। जो बेबी बूमर की कंसेप्ट है, ये एकदम से कैसे ख्याल आया कि ये मुझे अब करना है? बस ऐसे ही तब कहना चाहिए, तब तक ये अ, ऐसे हालात नहीं आए थे, जनजी वगैरह, वहाँ तक मैं तब सोच नहीं पा रहा हाँ, था। उतने आगे नहीं पहुंच पाई थी हाँ सोच। हाँ, उस समय तक मेरी कल्पना वहाँ तक नहीं जा रही थी। जी। तो ये कोविड से कुछ पहले की बात है, तब तक कोविड भी नहीं हुआ था। कोविड हम्म। के बाद तो फिर जनजी का तो कहना ही क्या, चीज़ें तो इतनी बदली हैं, बहुत बदली हैं, कई जनरेशन हमारी वो बदलाव आ ही रही हैं। अच्छा, अभी जो देख रहे हैं आप दौर, क्योंकि आपने तो बहुत नजदीक से अब केंद्र को, दिल्ली को, मध्य प्रदेश को, दूसरे राज्यों को एक सरकारी सेवा के तौर पर भी देखा और एक अलग नजरिए से चीजों को देखने वाले व्यक्तित्व के तौर पर भी देखा। बदलाव आप किस दिशा में जाता देख रहे देखिए, वो तो कुल मिलाकर के अभी भौतिक उपलब्धियों का बोलबाला हैं? बिल्कुल। है ना? हर व्यक्ति चाहता है उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, उसके घर में एसी हो। ये बहुत तरह के महत्वाकांक्षाएँ बहुत बढ़ गई हैं। लग्जरी जो है। हाँ, महत्वाकांक्षाएँ बहुत बढ़ गई हैं। फिर मल्टीनेशनल आ गए और फिर आईटी का जादू और अब तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कल्पना कर सकते हैं आदमी को कितना एक्सपोज़र मिल रहा है, कुछ हेल्दी मिल रहा है, कुछ अनहेल्दी मिल रहा है, तो सबका मिला-जुला प्रभाव समाज पे पड़ रहा है। परिवार टूट रहे हैं, विघटन हो रहा है, तो उससे बहुत सारी तकलीफ़ें तो आ ही रही हैं और कुछ लाभ भी हो रहा है, कुछ आराम भी हो गया, कुछ सुविधाएँ भी हो गई
और फिर विश्व स्तर पर देखें हम जी तो ईरान अमेरिका के झगड़े और रूस और यूक्रेन यूक्रेन के झगड़े बिल्कुल और ये सारे युद्ध और ऐसे हालात और कहीं भुखमरी, अफ्रीका का हाल, वो सब, और लीबिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ पूरा का पूरा। अब इस समय लीबिया में दो सरकारें चल रही हैं। कभी वो कर्नल गद्दाफी का राज होता था, जी तो चीज़ें बहुत अलग थी और व्यक्तिगत रिश्तों की बहुत भूमिका रही है और व्यक्तिगत झगड़ों की भी बहुत भूमिका रही है। इससे ये सारी चीज़ें बहुत टूटी हैं। तो जियोपॉलिटिकल में अगर हम देखें तो अभी जो दौर चल रहा है वैश्विक परिदृश्य में, उसमें भारत कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप, और कितना नुकसान है भारत को? देखिए, भारत अपनी स्थिति बहुत साफ नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सारे दबाव हैं, जी आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, विचारधारा के हैं। और दरअसल अब तो राजनीति से विचारधारा जैसा वो गायब हो चुकी है। शब्द नहीं है। हाँ, ये मतलब कहना चाहिए कि अब तो राज को बनाए रखना, गद्दी को बनाए रखना, ये मुख्य उद्देश्य हो गए हैं। तो चीज़ें बहुत बदली हैं। तो ये लोकतंत्र की जो मूल धारणा है, एक लेखक होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि ये इसके लिए कितना बड़ा संकट है? नहीं, प्रजातंत्र के लिए तो खैर संगठन कोई ऐसी दिक्कत मैं नहीं मानता हूँ। हम्म सिर्फ इतना है कि लोग अलग-अलग ढंग से मतदान को प्रभावित करते हैं। हम्म और ये होता ही है, जब भी कोई शासक रहता है, वो कोई भी हो, किसी वक्त का शासक हो, वो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि यथास्थिति बरकरार रहे और वो अपनी स्थिति को वही बनाए रखे, कायम रखे। उसके लिए फिर वो सारे रास्ते अपनाता है, जिसको हम गलत या सही क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसको तो अपनी जगह पे रहना, मैकियावेली का सिद्धांत वो तो पूरी तरह से लोग फट से अडॉप्ट करते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि हमारे देश में तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, पर फिर भी जनता की आवाज़ होती है जी और जनता के बदलाव भी होता है और कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। तो देश बदलाव भी देख रहा है, अच्छा भी देख रहा है और कुछ तकलीफ़ें भी झेल रहा अच्छा, है। नेपाल की जेनजी से भारत का जेनजी किस तरह पा रहे हैं आप डिफरेंस? नेपाल बहुत छोटी जगह है। जी मैं नेपाल गया हूँ, वहाँ थोड़े समय मैंने बिताया भी है हम्म, और मैंने देखा है नेपाल की जो जनता है, वो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। वो गोरखा कम्युनिटी है बिल्कुल और वो जल्दी तैश में आते हैं और शॉर्ट जल्दी टेम्पर्ड। ठंडे भी हो जाते हैं। तो उनका अप्रोच, उनका टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट है। उनका टेम्परामेंट की तुलना करें तो हम लीबिया से कर सकते हैं ओके। और दोनों जगह मैं रहा हूँ इत्तेफाक से। और अभी जो स्थिति चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत नहीं, ये दीपके और कॉकरोच ये, वगैरह से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है ओके क्योंकि एक सम्मिलित प्रयास नहीं हो रहा है, विभाजित हैं सारे प्रयास। पर शिक्षा में बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन ये आइडियोलॉजिकली अगर मैं देखूं सर, तो अ, जय भीम का नारा, अंबेडकर की किताब को लहराना और संविधान पर, तो ये क्या एक नहीं नहीं, देखिए। किसी पार्टी के वैचारिक धरातल को हाँ, मजबूत करने या उसके एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए तो नहीं है ये? नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा की बीमारी बिल्कुल है। है ना। जहाँ तक अंबेडकर जी की बात है, उनके योगदान को किसी भी स्तर पर नकारा नहीं जा सकता। हम्म, उन्होंने अद्भुत काम किया, संविधान बहुत अच्छा बना देश का और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जो व्यक्ति पूजा का जो तरीका है हमारे यहाँ का, हम्म, मतलब हम किसी को भी राम बना देते हैं, किसी को भी राम तुल्य कर देते हैं। यह दुर्भाग्य है क्योंकि जो हमारा आदर्श है, जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, हम उनकी विरासत को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके गुणों से कुछ सीख लें, उस रास्ते पे बढ़ें तो अच्छा है। और केवल नाम का जाप करें, वो कोई अर्थ नहीं नहीं रखता तो है। आप ये देखिए ना, वो खुद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अब उनके अनुयायी जो है उनका दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, उनका दही अभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए सावित्रीबाई फुले, उनके उनका फोटो पे माल्यार्पण हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन अगर आदर्श देखें और वैचारिक धरातल देखें, तो जब वो सड़क पर निकलते हैं तो कहीं से भी ऐसा आचरण नहीं है जो ये कह सके कि भाई ये वास्तव में इनके अनुयायी हैं अम्बेडकर के। देखिए, ये पूरा समाज जो है ना,
इस समाज की प्रवृत्ति ही ऐसी है। जी। वो अपने लिए अपना भगवान घड़ लेते हैं हाँ। और अपना भगवान गढ़ के उसकी आरती उतारने लगते हैं, और वो कुछ तो उसको मतलब कहना चाहिए मर्यादा और सीमाओं को लांघते हुए बहुत ही नीचे का काम भी कर डालते हैं। ऐसी ऐसी मूर्तियां और ऐसे ऐसे मंदिर बने, हम क्या कहें। हमें हंसी आती है, पर वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। वास्तव में तो जो रचनात्मक जो देश प्रेम है वो कहीं दिखता थोड़ी ना है, वो तो जब वक्त आता है तो वो साबित होता है। नहीं, लेकिन अभी कितना खतरा है इस चीज को लेकर, अगर हम देखें तो हमारी इंटीग्रिटी पर, हमारी जो एक हम लोगों ने जिस तरह का अतीत देखा, जिस तरह का हम वर्तमान देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है। और अब भविष्य जो है उसको लेकर के शंका कुशंका पनप रही है वैचारिक बुद्धिजीवियों के बीच में। नहीं, वैसे भविष्य तो मैं मानता हूँ कि हमेशा उज्जवल रहता है, जी। और भविष्य के प्रति तो बड़ा आदमी को आशावादी होना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी कभी बदलती हैं, कभी खराब भी होती हैं, कभी अच्छी भी होती हैं। जीवन कभी एक सा नहीं चलता है, जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो वो चुनौती से लड़ना, चुनौती को पार करना, ये तो हम सबका फर्ज है। देखिए, इस ज़माने में मैंने अपने बचपन में वो दिन देखे हैं जब राशन की लंबी लाइनें लगती थी। बिल्कुल। PL 480 में गेहूं आता था, और उस गेहूं के साथ लैंटाना आता था जो हमारे खेतों को बर्बाद करता था। खरपतवार जिसको हम कहते हाँ हैं। बिल्कुल, वो हमारे खेतों को बर्बाद करता था। मैंने देखा हर चीज़ के लिए लाइन लगती थी। ये वो देश है। जब 47 में आज़ाद हुआ तब हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर थी। हम तब आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके थे, और बिल्कुल। इसके बाद निरंतर जितना हमारा जो कहना चाहिए विकास हुआ और बदलाव आया, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, और चीज़ें बदल रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाया गया, और अब और उसमें बदलाव आ रहे हैं। तो बदलाव तो स्वाभाविक ही है। लोग भी बदलते हैं, सत्ता भी बदलती है, कोई हमेशा के लिए नहीं होता। और समाज में जो बदलाव आते हैं वो नई नई चीज़ों को सामने लाते हैं। हर चुनौती के लिए, हर चुनौती के बाद आदमी मजबूत होकर सामने आता है। इसी तरह मेरा देश भी हर चुनौती के बाद ज़्यादा मजबूत होकर, ज़्यादा संगठित होकर के एक बहादुर की तरह बाहर निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। तो कुल मिलाकर जो हमारे देश की आत्मा में बसता है, विविधता में एकता का मंत्र, उस पर आज भी अरोरा साहब को बहुत उम्मीदें हैं। और ये उम्मीदें दर्शकों, हम चाहेंगे कि जो भी इस बातचीत को देख सुन रहा है वो अपने दिल दिमाग में एक बात स्पष्ट कर ले कि भारत को यूं ही नहीं, भारत भूमि युगे युगे कहा गया। आप आए, आपने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, और मुझे उम्मीद है कि ये किश्त आगे जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया।